hope you had a good performance in your CSIR exam. कैसा रहा है CSIR एग्जाम? यस, कौन कौन बताएगा? तो किसने दिया था? अच्छा हुआ था। जिसने दिया था? यस सर। ओके, सो कंडेंस्ड मैटर से कितने क्वेश्चंस आए थे? कुछ आइडिया ऐसे? 15 नंबर की आई सर 15 नंबर की आई सर 15 नंबर की आई थी। ओके, तो कितने कर पाए आप लोग? 2 तो कर ही दिया मैंने और 2 ठीक है मेरे। तो जो हमने पढ़ा था क्लास में उसमें से कुछ आया था? यस सर। डीवाई से आया था। किससे? डीवाई से। डीवाई थ्योरी से। अच्छा, तो कर दिया सबने वो? यस सर। एक स्पेसिंग पे भी आया था क्वेश्चन। किस पे? डी स्पेसिंग निकालने। डी को आ रहा है इसको। क्रिस्टलोग्राफी। अच्छा, क्रिस्टलोग्राफी से आया था। बिल्कुल इजी था वो तो। अभी आप लोग ऐसे करिएगा, जो आपके मतलब कंडेंस्ड मैटर से क्वेश्चन से, वो मुझे एक बच्चा कोई भी शेयर करे, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल देना ना, ताकि जब जो टॉपिक आएगा वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकें। ठीक है? ओके सर। वेल देन शुरू करते हैं आज के लिए। वी वर डिस्कसिंग दिस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और ये सब तो हम कर ही चुके हैं। रूट थ्योरी के बारे में हमने बात कर लिया था, सो आई विल बी स्किपिंग दिस। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाय ब्रूड, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी थ्योरी। इन वन डायमेंशनल केस भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, फेर्मी एनर्जी, फेर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसकी एक असाइनमेंट अपलोड करनी है मैंने ना। कर दिया आप लोगों ने प्लॉट? आपको प्लॉटिंग का काम मिला था ना? ठीक है, आई विल अपलोड द असाइनमेंट टुडे, तो आप उसमें वो डाल देना फिर आंसर्स अपने। केमिकल पोटेंशियल करता है नाउ। आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशंस, ये नहीं किया था ना अभी तक शायद? ये हो गया है ये भी? रहता है सर। ये वाला करना था शायद आज। हाँ, आवाज कट रहा है, कौन बोल रहा है? जो भी। हाँ जी। ओके फाइन। सो आइडिया सेम है जैसे हम 1 डायमेंशन के केस में करते थे, नो इंटरेक्शन एट ऑल, but now the problem extends to a 3-dimensional case, and 3-dimensional case से हमारा क्या मतलब है कि यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे, x, y एंड z। फिजिकली इसका मतलब ये है कि हमारा मटेरियल अब 3-डायमेंशनल है, और इस 3-डायमेंशनल मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। Something like this. Okay, you have x-axis. Oh, sorry. Just a moment. Huh? ये क्या आ गया? अरे भाई कहाँ से हटा? एक मिनट। Okay, you have x-axis, you have y-axis, maybe you have z। टाइम के ऊपर इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको अगर हमने स्पेसिफाई करना है कहाँ पे प्रेजेंट है, x, y एंड z। इवन इफ वी ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, तो ये 3-डायमेंशनल वेव की तरह इसको देख सकते हैं हम। ठीक है, अ वेव विच कैन ट्रेवल इन 3-डायमेंशनल स्पेस। और ये 3-डायमेंशनल स्पेस, ये जो मैंने क्यूब बनाया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपकी कोई मेटल। ठीक है, जिस भी मेटल में हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना चाहते हैं। सपोज ये कॉपर का एक ब्लॉक है,
तो कॉपर का अगर एक ब्लॉक लेते हैं हम, सपोज से समथिंग लाइक 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, इवन आप इसको 10 बाय 10 बाय 10 की बजाय नॉन क्यूबिक शेप भी ले सकते हो, समथिंग लाइक ए वायर ऑफ ए कॉपर, ठीक है, बट जिसकी डायमीटर फाइनाइट साइज की है, काफी बड़ी है इन कंपैरिजन टू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, प्रैक्टिकली जो हम कॉपर वायर्स देखते हैं, है ना। इस तरह से कुछ भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन x, y, z तीनों डायरेक्शन में से कहीं भी मूव कर सकता है, तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो उसको हम किस तरह से देखेंगे। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ही देखना चाह रहे हैं एंड वी डोंट वांट टू apply the effect of interaction of electron, interaction of periodic lattice of atoms or interaction of other electrons on a particular electron. In case we are ignoring these interactions, we say we are talking of free electron gas in 3 dimensions. If the electrons are confined to a cube of edge L, तो हम एक अपनी लाइफ को मैथमेटिकली सिंप्लीफाई रखने के लिए एक मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहां कहां मूव कर सकते हैं, एक क्यूब में कहीं भी जिसकी लेंथ L है। यू मे गो फॉर ए नॉन क्यूबिक वॉल्यूम, बट ओके, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट्स पे, द रिजल्ट्स विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अभी देखेंगे इसको, तो अभी के लिए हम इसको इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं कि सपोज इट इज कन्फाइंड नाउ टू ए क्यूब ऑफ एज L। क्यूब ऑफ एज L का फिजिकल काउंटर पार्ट क्या है हमारे पास कि भाई मान लीजिए कॉपर का एक टुकड़ा ले लिया जिसमें कि जिसकी कोई डायमेंशन है L सेंटीमीटर बाय L सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दिस, है ना, से 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। बट L इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग टिपिकली कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होगी, है ना। तो एंगस्ट्रॉम से अगर हम सेंटीमीटर को कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा है। देयर विल बी मींस, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, देयर आर सो मेनी यूनिट सेल्स अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो यूनिट सेल्स हैं बहुत ज्यादा हैं इन नंबर, मे बी समथिंग लाइक 10 to the power 5, 10 to the 6 और 10 to the 7, समथिंग लाइक दिस। वही जो हम प्रीवियस 1D केस में भी हमने ये यूज किया था, है ना। चलो एनीवे, तो इस केस में सोल्यूशन क्या होगा। 1D के केस में तो पता था हमें, 3D पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स भी हम पढ़े हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। तो ये सब रिजल्ट वहीं से ही आ रहे हैं, है ना। तो दिस इज द काइंड ऑफ वेव फंक्शन विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स। इसमें हम करते कैसे हैं सॉल्व इसको, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस में हम कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग व्हाट वी कॉल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, है ना। x, y, z 3 इक्वेशंस बनती हैं। टोटल वेव फंक्शन को हम मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेव फंक्शंस। एक x को सॉल्व करके आता है एंड दैट इक्वेशन इज आइडेंटिकल टू 1D पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। इसी तरह तीनों को जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह का सोल्यूशन कुछ हमें मिलता है। अगर हम नॉन क्यूबिक बॉक्स लेते हैं तो यहाँ L1, L2, L3 L की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी के लिए हमने लाइफ को सिंपल रखने के लिए L ही लिया है, सो यू कैन कंटिन्यू विद L। दैट इज हाउ दिस वेव फंक्शन इज गोइंग टू लुक लाइक, वेयर nx, ny, nz आर पॉजिटिव इंटीजर्स, या क्वांटम नंबर्स हम बोल सकते हैं। 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर्स होंगे 3, nx, ny, nz। 1D में एक ही क्वांटम नंबर था, 3D में 3 क्वांटम नंबर्स हो गए। तो जैसे ही प्रॉब्लम की डायमेंशनैलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स एडिशनली आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि जितनी डायमेंशनल प्रॉब्लम है उतने ही क्वांटम नंबर होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर ऑन आवर सिस्टम। सो क्वांटम नंबर्स रिस्ट्रिक्शन से आते हैं, राइट। ये n भी कहां से आता है, जब हम क्या कहते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि भाई क्यूब के जो भी हमारे एजेस हैं या क्यूब के सरफेस के ऊपर वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। तो जैसे 1D में करते हैं हम, है ना, कि भाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द बॉक्स वेव फंक्शन हैज टू बी 0, जो हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में किया था, है ना। कहाँ गया वो, यहाँ पे
जस्ट क्विकली दिखा देता हूँ ना। सो इस तरह से जब हम करते हैं तब हमारे पास n आता है ना पिक्चर में, और n कहाँ से आता है, जब भी आप ये एंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वेव फंक्शन 0 हो। सेम 3D के केस में इस तरह से ही आपके पास ये आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। अब सेम चीज, दिस इज व्हाट वी कॉल द बॉर्न कर्मैन बाउंड्री कंडीशंस। आई होप अब आपको याद होगा बॉर्न कर्मैन बाउंड्री कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि अच्छा भाई वेव फंक्शन सरफेस इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करने के लिए हमें वैसे तो सरफेस पे वेव फंक्शन कुछ भी जनरल हो सकता है, क्योंकि वहां पे एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। द एटम्स ऑन सरफेस हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट इन कंपैरिजन टू द एटम्स ऑन द बल्क या इंटीरियर ऑफ द सॉलिड। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो सरफेस पे एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं इनकी एनवायरनमेंट अलग होगी, और जो बल्क में एटम्स हैं इनकी एनवायरनमेंट अलग होगी। इनमें हर तरफ से बॉन्डिंग बन रही है, सरफेस में अंदर वाली साइड ही बॉन्ड बनेंगे, ऊपर की साइड से अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स रहेंगे कुछ। तो टेक्निकली या फिजिकली दीज एटम्स आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट वेव फंक्शन। पर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, अपनी लाइफ को मैथमेटिकली थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए हम कहते हैं कि अच्छा सरफेस पे कुछ है ही नहीं ऐसा, सरफेस जैसा कुछ मेरे मटेरियल में है ही नहीं, जो भी मेरा वेव फंक्शन यहाँ पे होगा साई, तो वही मेरा वेव फंक्शन से सपोज साई एक्स है, तो यहाँ पे भी साई ऑफ एक्स प्लस एल ये भी सेम वेव फंक्शन ही होगा, ये हम मान लेते हैं। तो उससे हम कुछ फिजिकल पिक्चर को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, मगर उस फिजिकल अप्रोक्सीमेशन को लगाने से हमारी लाइफ मैथमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाती है थोड़ी। एंड दैट्स व्हाट वी नोन है, व्हाट वी कॉल एज BVK, बॉर्न कर्मैन बाउंड्री कंडीशंस, है ना। तो ये सेम ही चीज है, यहाँ पे भी बॉर्न कर्मैन बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। तो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? वेव फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यू नो e raised to the power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta लिख सकते हैं। तो इसलिए हम वेव फंक्शन को इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, करेक्ट। नाउ जस्ट अ मिनट, इस केस में हमारे पास kx, ये कैसे हमारे पास मतलब जब भी हम बॉर्न कर्मैन बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो kx जो होंगी एक ही डायरेक्शन में लगाई, मान लीजिए मैंने x डायरेक्शन में लगाई, तो kx कैसा होगा? kx will assume the values like this, ठीक है। तो हम यहां पे किस बात को k बोल रहे हैं? ये जो हमारा पाई nx l में इस पार्ट को हम बोल रहे हैं kx, ठीक है। nx 0 1 2 सॉरी, ओके, दिस इज kx की सेपरेशंस। सो 2 पाई बाई l होंगी वो सेपरेशंस, वो आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। नॉट इसको हम 2n पाई बाई x रहेगा वो, ठीक है। दिस वी कैन चेक बाय पुटिंग फोरियर सीरीज हियर, ठीक है। फोरियर सीरीज में लगा के इसको देख सकते हैं, या वैसे भी आप पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस लगा के ये देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, लेट मी जस्ट ओपन अप द किटल्स बुक बिफोर मी सो दैट ओके, just a moment. Okay, 180. All right, so हाँ, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये प्लेन वेव लाइक वेव फंक्शन, आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर मैं ये जो मेरा यहाँ पे वेव फंक्शन है, सॉरी
टू द पावर आयोटा के आर को, अब ये 3D कर दिया हमने, ठीक है, ओके फाइन। आई मीन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वेव फंक्शन in sine form only, means a into sine of pi n x by this, इस फॉर्म में लिखने की बजाय इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप ये सब्स्टिट्यूट करके कंफर्म कर सकते हो इस इक्वेशन में, श्रोडिंगर इक्वेशन में, कि भाई ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेयर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली के एक्स के वाई के जेड क्या होने चाहिए, के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई मीन 0 प्लस माइनस 2 पाई बाई एल 4 पाई बाई एल एंड सो ऑन। सो के की अगर ये वैल्यूज लेते हैं और वेव फंक्शन आप इस तरह से लेते हैं, तो उसको भी या वो भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। दैट्स व्हाट इज द मेन मैसेज हियर। और ये चेक करने के लिए आप क्विकली सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि अच्छा, क्या ये फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन, ये मैंने यहां बनाया है, ये फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन, क्या ये पीरियोडिसिटी कंडीशन, दैट इज बॉर्न वॉन करमैन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको अगर आप पुट करते हैं, ये आप देख लीजिए। सो x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस एल से, इसको हम 3 पार्ट्स में लिख सकते हैं, मतलब e रेस टू द पावर आयोटा k डॉट r को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। r विल बी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और k के भी 3 कंपोनेंट होंगे। k इज लाइक k x i कैप प्लस k y j कैप प्लस k z k कैप, इस तरह से, ठीक है। और जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे k डॉट r, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, k x इंटू एक्स, तो एक फॉर्म ये हो जाएगी। So it will be something like e raised to the power iota kx into x into e raised to the power iota ky into y into e raised to the power iota kz into z। अब जब हम x के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, तो ये y और z का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम x वेरी कर रहे हैं। दैट इज वाई वी आर ओनली फोकसिंग ऑन x पार्ट, ठीक है। कि अगर ओके x प्लस एल, x में पीरियोडिक कंडीशंस लगाते हैं, बॉर्न बॉर्न कैरमैन बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, तो क्या होगा। तो हम ये देखते हैं कि भाई अच्छा, x को अगर x प्लस एल से रिप्लेस करते हैं, तो फाइनली ये यहां पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, यू कैन सी दैट e रेज टू द पावर आयोटा 2n पाई, दिस विल बी e रेज टू द पावर आयोटा थीटा से अगर आप देखते हो, this is cos of theta plus iota sin theta. When theta is 2n pi, theta is equal to 2n pi, तो उस केस में ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट यू विल फाइंड आउट इज कि भाई ये चीज जो है, दिस इज इक्वल टू सेम थिंग साई ऑफ एक्स। तो इस तरह से वाई जेड के लिए भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। Is this clear up to this point? Clear है? यस सर। Okay. यस सर। अब अगर आप ये साई ऑफ एक्स को, मींस इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 6 विच इज श्रोडिंगर इक्वेशन, हाँ, अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं इसमें, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि भाई अच्छा, हमारा जो E जो है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह का वेरिएशन उसमें आएगा, या ये तरह का रिलेशन रहेगा, E k इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वेयर के स्क्वेयर। ये कहां से आएगा, मतलब आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, डेरिवेटिव ही करो जरा फटाफट यार, आपको रहेगा नहीं तो कि ये पता नहीं कैसे कर दिया। जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो, ये डेरिवेटिव लेके निकालो और मुझे ये निकाल के दो कि भाई ई के जो है इसके बराबर होता है या नहीं होता है। क्विकली चेक इट, फटाफट सब्स्टिट्यूट करके देखो। वेव फंक्शन आपके पास है, श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास है, अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर करिए सभी, और जिसका हो जाता है मुझे बताएं फटाफट से।
यस हुआ किसी का? एनीवन? डन? हो गया सर। ओके, मतलब सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो मैथमेटिकली इट इज वेरी सिंपल। आप कहोगे हाँ ये तो बहुत ही सीधा है और हम करते ही आ रखे हैं इसको, इसमें क्या नई बात है। फिजिकली इस रिजल्ट के बहुत मायने हैं। इट हैज ओके वेयर के हैज टू बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, के जो है क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा विच इज नथिंग। के को हम किस तरह से देख सकते हैं, के एक्चुअली इज अ वेव वेक्टर। अब आप कहोगे अच्छा हम तो इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे थे, ये वेव वेक्टर कहां से आ गया? सो इन ए मटीरियल इलेक्ट्रॉन actually will behave as if it is a wave. Why so? Because the typical lengths over which electron travel, या मतलब yeah you can say the typical interatomic separation or the typical inter-electronic separation even, मतलब जितनी आप हमने एक RS पैरामीटर की बात करी थी ना। RS पैरामीटर क्या था कि इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है किसी क्रिस्टल में, RS पैरामीटर। तो अगर आप इन लेंथ्स की बात करें, डिस्टेंसेस की बात करें, सो दोज डिस्टेंसेस आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालोगे उससे कंपेरेबल रहेंगी है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से वेव कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा मटेरियल के अंदर, क्रिस्टल के अंदर। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन को एक वेव वेक्टर से बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ना कि जैसे हम पार्टिकल को लिखते हैं। और आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में डिफरेंसेस बिटवीन वेव्स एंड पार्टिकल्स। क्या फर्क होते हैं कि भाई अच्छा वेव्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होती हैं, दे आर स्प्रेड ओवर अ रीजन ऑफ द स्पेस, whereas particles are usually localized, है ना। वेव्स को कैरेक्टराइज करना है तो आपको वेवलेंथ चाहिए, करेक्ट, और वेव वेक्टर चाहिए। वेवलेंथ आ गई तो एक ही बात है, वेव वेक्टर इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि उसकी वेवलेंथ भी होती है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी होती है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द वेव चाहिए ऑफ कोर्स। ये सबसे हम वेव को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। पार्टिकल को कैरेक्टराइज करना है तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम आपको चाहिए, क्योंकि वो वेल डिफाइंड पोजीशन पे ही, एक पॉइंट पे ही पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं वेव्स और पार्टिकल्स के। तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्रिस्टल में एक वेव की तरह बिहेव करेगा, सो दैट इज व्हाई इट मस्ट बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ वेव वेक्टर। तो यहां से वेव नेचर या जो वी कैन से दी वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स कमिंग इनटू पिक्चर। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी अगर आप निकालते हैं तो वो m इंटू वी लेने की बजाय हम क्या कहेंगे कि भाई मोमेंटम जो है वो इन टर्म्स ऑफ इट्स वेव वेक्टर हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर। सो द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी इक्वल टू h क्रॉस इंटू के, वही सेम क्लासिकल फिजिक्स से। बट हाँ, और वेलोसिटी अगर हमने निकालनी है तो दिस इज h क्रॉस k ओवर m। अब आप कहोगे अच्छा पहले भी तो हम यही बोलते थे भाई m इंटू वी जो है वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर। यहां भी तो ऐसा ही लग रहा है, बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी जो v है वेलोसिटी, वो पार्टिकल, इट इज नॉट ए पार्टिकल नाउ। अब इसकी वेलोसिटी हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्योंकि इसकी वेल डिफाइंड तो पोजीशन ही नहीं है। पोजीशन ही नहीं है तो वेलोसिटी इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हम, करेक्ट। इसीलिए वेलोसिटी हमने ऐसे नहीं बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से कि भाई मोमेंटम कितना है, और मोमेंटम कहां से आएगा, उसके वेव वेक्टर से। वेव वेक्टर कहां से आएगा, कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, और ये वेव वेक्टर कहां से आएगा एक्चुअली, ये जो k की वैल्यूज हैं, ये देखिए आपने k की वैल्यूज हैं, कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, और ये एक वैल्यू ऑफ k क्या बोलता है, कौन सा ऑर्बिटल है। पढ़ा था ना अभी हमने पिछले वन डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस के केस में। तो ईच वैल्यू ऑफ n डिफाइंस अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। जैसे यहां पे तो 3D प्रॉब्लम हो गई है, तो nx ny nz का एक सेट, सपोज nx ny nz ऑल आर जीरो, तो वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन है, ऑल जीरो तो वो तो स्टेट है ही नहीं। हाँ,
nx इक्वल टू 1, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। 0 ny 0 नहीं हो सकता, 1 1 1 एक सोल्यूशन हो सकता है ना। तो इस तरह से nx ny nz बीइंग 1 1 1 वो एक सोल्यूशन हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट सोल्यूशंस हमारे पास हो सकते हैं। 0 0 भी हो सकता है, 1 0 0 भी आ ही सकता है। वी विल हैव टू चेक दिस। ये वाले सोल्यूशन में आई थिंक इट विल एग्जिस्ट। तो खैर मेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई जैसे आप प्रीवियस स्लाइड पे एक बार मैं फिर से लेके जाता हूं आपको, हम वेव वेक्टर की बात करना चाह रहे हैं ना। तो भाई ये जो है ये एक स्टेट है, ये एक ऑर्बिटल है। n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक ऑर्बिटल था, n की दूसरी वैल्यू के लिए अलग ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से ये k से हम जोड़ रहे हैं। अब 3D उसमें हम किससे जोड़ रहे हैं? k से। k किसके बराबर था? k was equal to 0, then it was plus minus 2 pi by l, 4 pi by l, कुछ ऐसे थे ना। So each value of k, say kx, so say 2 pi by l अगर ले लेते हैं तो वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 pi by l दूसरे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 pi by l तीसरे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो बोलने का मतलब क्या है कि अच्छा कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से उसका मोमेंटम भी अकॉर्डिंगली डिफाइन होगा। k की वो वैल्यू लेंगे जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के अलग अलग मोमेंटम के वैल्यूज होंगे, ठीक है। एंड वंस यू नो द मोमेंटम of the electron, then you can define okay what will be the velocity of the electron corresponding to that particular state. तो इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है वो डिसाइड करेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, एंड सो ऑन। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यहाँ पे मतलब जो भी क्लासिकली लुकिंग पैरामीटर्स हैं लाइक वेलोसिटी, ये सभी हम क्वांटम मैकेनिकली निकाल रहे हैं मगर, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, जहां भी वेव वेक्टर की बात होने लग जाए मतलब हम वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट कर रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इज दिस क्लियर और एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? इससे कोई सवाल है किसी की? यस सर, यस सर। क्लियर है या सवाल सर है? हमें क्वेश्चन है सर। बोलो। सर वेलोसिटी डिफाइन की h कट k डिवाइडेड बाई m, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट में और k को भी उसके कंपोनेंट में लिख देता हूँ, हाँ और if I consider only x component, that is Vx is equal to h cut kx divided by m, हाँ और वहां पे kx की वैल्यू जब हम पुट कराते हैं सर तो kx की मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू है। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में तो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं नहीं, पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव और की और नेगेटिव जब आप लेंगे नेगेटिव। तो वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, एक सिंगल ऑर्बिटल नहीं है वो। ओके सर। तो डिपेंड तो वहां करेगा पे कौन से ऑर्बिटल में है। तो फिर भी उसका मीनिंग तो यही हुआ ना सर कि एक ऑर्बिटल में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव वेलोसिटी है। हाँ इसका बिल्कुल। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो ये कैसे होगा सर, एक बार बताना। नहीं पर रैंडम देखो, हम क्या कहते हैं जब आप ग्रुड थ्योरी भी पढ़ते थे तो जी। हम क्या कहते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी मोशन में हो सकते हैं, है ना। हाँ जी। और इसकी वजह से नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं। यस सर, यस सर, यस तो सर। ये उसी तरह से देख सकते हैं आप इसको कि भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिकल इसका उस पिक्चर का क्वांटम मैकेनिकल ओवरव्यू ये है, ओके सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, और कोई सवाल किसी का? वेल अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। एक और चीज मैं इसको लेके आपको कंसेप्चुअली कन्वे करता हूं। हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन निकाला अभी, है ना, ई के इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर 2m। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इन ए सेंस। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अभी हम, ठीक है। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक एटम में होता है, या कन्फाइंड है वो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन इन ए पोटेंशियल वैली है, एटम में ही मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? इट्स एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ, से हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, -13.6 ओवर n स्क्वेयर, है ना।
मतलब अलग अलग वैल्यू ऑफ n के लिए, जैसे ये हो गया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, इस तरह से वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम में। जब भी इलेक्ट्रॉन एक कन्फाइंड पोटेंशियल में होगा तो वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट्स होंगी उसकी। पार्टिकल इन ए बॉक्स में भी तो वही था, है ना, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर, वो जो हमारी इक्वेशन थी ये प्रीवियस वाली, मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। एनर्जी स्टेट्स पार्टिकल इन ए बॉक्स में भी तो कन्फाइंड थी, तो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स पे ये h क्रॉस स्क्वायर, सो n स्क्वायर डिपेंडेंस था। एक एनर्जी स्टेट यहाँ पे है, दूसरी एनर्जी स्टेट यहाँ पे है, तीसरी एनर्जी स्टेट यहाँ पे है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये तो तब होगा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी स्टेट्स मतलब क्वांटाइज्ड होंगे और एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, आर्बिट्रेरीली किसी भी एनर्जी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। बट दैट इज द सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन सिंगल एटम या फिर इन ए कन्फाइंड पोटेंशियल, से फॉर एग्जांपल पार्टिकल इन ए बॉक्स। अब जब बहुत सारे एटम इकट्ठे आके क्रिस्टल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स जो होती है, और ये तो चलो हाइड्रोजन की बात करी तो n डिपेंडेंसी था, है ना, डिपेंडेंस ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट सो E वाज डिपेंडिंग ओनली ऑन n हाइड्रोजन एटम के केस में। बट जब और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम लेते हैं आप जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो एनर्जी का डिपेंडेंस n के साथ साथ L, M या S पे भी हो सकता है। देयर मे बी सम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर दिस, इस पे हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। बट ये तो है जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में हैं, इवन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम में, मींस इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है एक वॉल्यूम ऑफ द स्पेस में और वो उस एटम से बाहर नहीं जा सकते हैं, करेक्ट। बट व्हेन वी फॉर्म सॉलिड, देन एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन along with being dependent upon N, L, M and S, which we call the atomic orbitals, you can say quantized electronic states, इसके साथ साथ वो किस पे, K पे भी डिपेंडेंस आ जाता है उनका। क्यों? क्योंकि एक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर ही कन्फाइंड नहीं है, एक एटम से ही एसोसिएटेड नहीं है वो। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन कैन रोम अराउंड एनीवेयर इन द सॉलिड। अब एनीवेयर इन द सॉलिड मींस अब ये एक पार्टिकल कन्फाइंड टू ए बॉक्स की तरह नहीं देख के हम इसको एक पार्टिकल या एक वेव की तरह देख सकते हैं जो कि स्प्रेड होगी, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन विद इन द क्रिस्टल। और वो इफेक्ट या वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे किस में रिफ्लेक्ट होगा, in terms of dependence of energy of the electron on K। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिपेंडेंस क्या होगा K के ऊपर, H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर ओवर 2m, ये पैराबोलिक रिलेशन। तो होता क्या है प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो किसी रियल मटेरियल के लिए भी, और ये E वर्सेस K डिपेंडेंस इज कॉल्ड द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉलिड। सो कैसे कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स उसके वेव वेक्टर के साथ कैसे वेरी करती हैं एनर्जी उसकी, दैट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। तो किसी भी मान लीजिए आप सोडियम मेटल की बात करते हैं, है ना, सोडियम मेटल, तो उसमें अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन है, 1s 2s 2p 3s, है ना। आई थिंक सोडियम मेटल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें 1sp इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s भी होंगे, 2p भी होंगे कहीं पे, 3s। अब आप अगर k डिपेंडेंस देखते हो तो 1s स्टेट का k डिपेंडेंस लगभग निग्लिजिबल होगा, मतलब वेव वेक्टर पे 1s स्टेट्स दे वोंट बी वेरिंग विद k। सिमिलरली 2s भी कोर स्टेट्स हैं तो वो भी बहुत वेरी नहीं करेंगी k के साथ, 2p का भी कोई बहुत फर्क नहीं होगा। बट 3s स्टेट्स का K डिपेंडेंस अगर आप देखोगे so they will be showing like parabolic kind of behavior with K। so अगर मैं E versus K प्लॉट करता हूं for something like sodium metal, ये to the scale नहीं है क्योंकि कोर स्टेट्स बहुत नीचे होंगी ये इससे, बट हाँ
जब मैं 3s स्टेट्स का के 1s 2p 2s का के डिपेंडेंस देखूंगा तो वो निग्लिजिबल होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द बैंड डिस्पर्शन। बट 3s स्टेट का बैंड डिस्पर्शन वुड बी लाइक पैराबोलिक, k इक्वल टू 0 के आसपास वो मिनिमम कुछ होगा, k इंक्रीज करेंगे तो वो इस तरह से पैराबोलिक टाइप बिहेवियर दिखाएगा। सोडियम मेटल के केस में किसी भी मटेरियल में इस तरह का k डिपेंडेंस रहता है, ठीक है। और अगर आप 2s या 2p स्टेट्स देखेंगे तो k इक्वल टू 0 पे भी वही लगभग एनर्जी आएगी, k की वैल्यूज चेंज भी करते हो तो भी सेम ही एनर्जी आएगी। आर निग्लिजिबल एंड द बैंड्स आर ऑलमोस्ट लाइक फ्लैट बैंड्स बोलेंगे उनको, फ्लैट बैंड होंगे वो, है ना, k के साथ कोई चेंज नहीं है तो फ्लैट बैंड बोलेंगे उनको। और E वर्सेस K इस तरह का कुछ होगा। सो और जब भी हम किसी सॉलिड के लिए बात करते हैं तो हम इन कोर स्टेट्स की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि कोर स्टेट्स हमारे सॉलिड की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कोई रोल प्ले नहीं करते ज्यादा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रॉपर्टीज में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, वेदर इट इज ऑप्टिक्स, वेदर इट इज कंडक्टिविटी, मींस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत रोल होता है कोर स्टेट का, बट हाँ बैलेंस स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मैग्नेटिज्म है। तो इसलिए हम ये जो E वर्सेस K है किसी भी मटेरियल का, ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। और हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोई भी कोर्स आप देखेंगे कंडेंस मैटर से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारी हमारी जो एफर्ट्स जाते हैं वो सिर्फ E वर्सेस K निकालने में जाते हैं कि एनर्जी वर्सेस K अगर हम किसी मटेरियल का निकाल सकते हो, या बैंड स्ट्रक्चर किसी मटेरियल का हम बता सकते हैं बैंड स्ट्रक्चर, तो हम उस मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। सो अभी जो आपने देखा h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m, वो बहुत सिंपलेस्ट बैंड स्ट्रक्चर है किसी मटेरियल का इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। पर जब जब आप जैसे जैसे आप और इंटरेक्शंस को पिक्चर में लाओगे तो ये बैंड स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे हमें। वो चेंजेस जो हैं वो कैसे होती हैं और क्या क्या होती हैं वो हम अभी कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट यस, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से बैंड स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और बैंड स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है वो हमने अभी यहाँ पे बात करा। आई होप दैट इज क्लियर। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट? क्लियर है भाई बात बच्चों? तो अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, मान लीजिए हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें टोटल क्रिस्टल में, जो कि L क्रॉस L साइज का क्रिस्टल था, उसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे मे बी रिप्रेजेंटेड लाइक पॉइंट्स इनसाइड ए स्फीयर के स्पेस में। और वो पॉइंट्स क्या होंगे? आई होप द फिगर इज कमिंग। इस फिगर को देखिए, तो 2D के लिए दिखाने की कोशिश करी है कि भाई k इक्वल टू 0, kx ky 0, एक पॉइंट, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हुई। इस तरह से ये आपका दूसरी स्टेट हुई, ये 2 पाई बाई एल, इस तरह से ये 4 पाई बाई एल, माइनस 2 पाई बाई एल, माइनस 4 पाई बाई एल, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से। सिमिलरली तो 2D केस के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और ये एक डॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऑर्बिटल को। तो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी ऑर्बिटल में फिल होंगे, जिस ऑर्बिटल में। तो एनर्जी कैसे होती है? h क्रॉस स्क्वायर kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर ओवर 2m, राइट, लाइक दिस। तो जो भी लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे पहले वो भरेंगे, फिर थोड़े हायर एनर्जी वाले भरते जाएंगे एंड सो ऑन। सो बेसिक आइडिया क्या है कि भाई ये ऑर्बिटल्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ए सॉलिड और इन ए मेटल एज पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इवन। और इनमें हमने इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करनी है और भरेंगे किस तरह से? भाई भरते जाइए लोएस्ट एनर्जी स्टेट से हाईएस्ट एनर्जी स्टेट की तरफ, और तब तक भरते जाइए जब तक कि सारी की सारी स्टेट्स फिल नहीं हो, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्टेट को भर नहीं देते अपनी अपनी। तो एक उस केस में k की वैल्यू आएगी कोई हाईएस्ट वैल्यू,
जहां तक कि ये k की लोएस्ट वैल्यू आएगी यहां तक, है ना, कि भाई यहां तक की स्टेट्स फिल्ड हैं। ये 3D केस में kx ky kz 3 होंगे। सो जहां तक इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं और यहां पे आके सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, उसके ऊपर स्टेट्स होंगी, बट दो स्टेट्स विल बी एम्प्टी, खाली रहेंगी। जैसे हमने फेर्मी एनर्जी डिफाइन करी थी 1D केस में, 3D केस में भी। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे फेर्मी एनर्जी? फेर्मी एनर्जी विल बी डिफाइंड बाय द स्टेट kf इज द वेव वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, ठीक है, या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, kf की वैल्यू पुट कर दो तो वो होगी फेर्मी एनर्जी, 3D केस में भी। और 3D केस में इसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल, दैट इज व्हाट वी कॉल फेर्मी स्फीयर या फेर्मी सरफेस। और फेर्मी सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट यू कॉल एंटिटी है किसी भी मेटल के लिए। फेर्मी सरफेस की शेप से, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से फेर्मी सरफेस कैसा होना चाहिए? स्फीयर। बट जैसे आप इंटरेक्शन पिक्चर में लाते हो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन विद पीरियोडिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, तो डिफरेंट प्रकार की इंटरेक्शन की वजह से ये फेर्मी सरफेस जरूरी नहीं है कि स्फीयर ही रहेगा, इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो स्फीयर के जितना पास है, इसका मतलब इंटरेक्शन उतनी कम है। स्फीयर से जितना डिविएट करेगा उतना हम कह सकते हैं कि वो इंटरेक्शंस का इफेक्ट है। तो फेर्मी स्फीयर, फेर्मी सरफेस हमने देखा। और ये kf कैसे एस्टिमेट करना है, हम किस तरह से कर सकते हैं? तो भाई अच्छा, अब इस वॉल्यूम में एक स्टेट एग्जिस्ट करेगी। अगर हम इसको 3D पॉइंट्स देखें ना, 3 डायमेंशन में पॉइंट्स का रिपीटिशन, और हर एक पॉइंट के बीच का स्पेस कितना है? 2 पॉइंट्स के बीच का स्पेस है 2 पाई बाई एल। सॉरी, 2 पॉइंट्स के बीच का स्पेस है 2 पाई बाई एल, राइट। तो अगर आप इसको 3D में रिपीट कर रहे हो इस तरह से, तो वॉल्यूम पर पॉइंट, जैसे हम यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते हैं, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, एक क्यूब, अगर हम इस तरह से, तो यहां एक स्क्वायर बनाते हैं मान लीजिए, 3D में क्यूब होगा, तो वॉल्यूम पर पॉइंट क्या होगा? 1/4 1/4 1/4, 4 कोनों पे 4 पॉइंट्स हैं, तो 2 पाई बाई एल स्क्वायर के एरिया में एक पॉइंट आएगा। इसी तरह क्यूब में 2 पाई बाई एल क्यूब के वॉल्यूम एलिमेंट में एक पॉइंट आएगा। लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको, रेसिप्रोकल लैटिस में एक पॉइंट है, और वो एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। सो वॉल्यूम पर ऑर्बिटल इज 2 पाई बाई एल होल क्यूब इन रेसिप्रोकल स्पेस। तो इसका मतलब कि भाई अगर हमारे पास kf तक इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो उस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हुआ? 4/3 पाई kf क्यूब। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लगाए यहां पे, ठीक है, 4/3 पाई इंटू kf क्यूब, इतना वॉल्यूम होगा। और एक स्टेट के लिए कितना वॉल्यूम है? इतना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो गई? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेट, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? n के बराबर, क्योंकि kf तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं हमने? n, and there has to be a factor of 2 which is coming for spin of the electron। मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, one with up spin, other with down spin। तो यहां से हम kf की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, फेर्मी वेव वेक्टर, which comes out to be equal to this। तो फेर्मी वेव वेक्टर कितना होना चाहिए? 3 पाई स्क्वायर n बाई v रेज टू द पावर 1/3। ये सॉल्व कर सकते हो आप, आई एम श्योर। तो यहां से हम फेर्मी वेव वेक्टर क्या होता है उसको देखा हमने, ठीक है। और फेर्मी वेव वेक्टर अगर आपके पास आ गया तो फेर्मी एनर्जी भी निकाल ही सकते हो आप, है ना, किस मेटल के लिए फेर्मी एनर्जी कितनी होगी। और इंटरेस्टिंगली फेर्मी वेव वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? n/v पे, क्योंकि 3 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और n/v क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है?
उससे आपका फेर्मी वेव वेक्टर या फेर्मी एनर्जी आएगी। सो वेल दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट। तो के एफ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, के एफ इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर स्मॉल एन raised to the power 1/3, where small n is the electron density n over v। ऐसे भी लिख सकते हैं यूजुअली। तो अगर हम kf की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ऊपर जो फेर्मी एनर्जी वाली है, तो हम वहां से फेर्मी एनर्जी निकाल सकते हैं। फेर्मी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी दिस, ठीक है। और फेर्मी एनर्जी आ गई, फेर्मी वेव वेक्टर आ गया, तो फेर्मी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड फेर्मी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये तो अभी अभी हमने देखा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑक्यूपाइंग द ऑर्बिटल्स नियर फेर्मी लेवल, उसको हम बोलते हैं फेर्मी वेलोसिटी। और फेर्मी वेलोसिटी कहां से निकाल सकते हो? यहां से। और फेर्मी वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है। फेर्मी वेलोसिटी का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक्चुअली पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स नियर फेर्मी लेवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। So the only electrons which are near to the Fermi level are actually contributing to the current conduction in a material. So जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले बोलते थे, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इस फेर्मी वेलोसिटी से कुछ इंपॉर्टेंट लेना देना होगा, राइट? क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे जो कि फेर्मी लेवल के आसपास हैं। जो बहुत अंदर हैं, फेर्मी लेवल से बहुत नीचे हैं, वो स्टेट्स उनमें कोई उनका कोई बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो लगभग कंप्लीटली फिल्ड रहेंगी, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। फेर्मी लेवल के आसपास जो स्टेट्स हैं, या फिर फेर्मी लेवल से कितना के बी इंटू टी, फेर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे थे ना, इस एनर्जी रिजीम इतनी डिस्टेंस पे होंगी लगभग, वो स्टेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगी कंडक्शन प्रोसेस में। ये ग्राफ देखो, अब इन दोनों ग्राफ्स को रिलेट करने की कोशिश करना। ये ग्राफ है ना, तो Kb इंटू टी ये आपका फेर्मी लेवल है, म्यू को हम बोलेंगे फेर्मी लेवल। एट लो टेम्परेचर्स, ये देखिए लो टेम्परेचर पे आपका केमिकल पोटेंशियल इज क्लोज टू फेर्मी लेवल, देख सकते हो आप, है ना। तो इसको अगर हम फेर्मी म्यू को फेर्मी एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं, और इसके आसपास Kbt के ऑर्डर की एनर्जी की रेंज में जो स्टेट्स होंगी, वो स्टेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं कंडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस थिंग। तो इस तरह से फेर्मी वेलोसिटी मतलब इंपॉर्टेंट रहेगी। ये एक टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए फेर्मी वेलोसिटी दिया है, फेर्मी वेव वेक्टर दिया है, फेर्मी एनर्जी दिया है, फेर्मी टेम्परेचर भी आप निकाल सकते हो। कैसे? फेर्मी एनर्जी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। आप ये टेबल अपने साथ ले जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये किटल में मिल जाएगा आपको, मैंने किटल से ही लिया है। और इन मेटल्स के लिए मैंने आपको बोला था ना, फेर्मी एनर्जी ये वो कैलकुलेट करके रखना, पहले बोला था शायद मैंने आपको, नहीं बोला था तो अभी बोल देता हूं। और ये सारे नंबर्स आप मैन्युअली कैलकुलेट करके देखिए, ये फॉर्मूलेज लगाइए। यू कैन इवन राइट ए फोर्ट्रन प्रोग्राम, इसको मैं असाइनमेंट की तरह अपलोड कर दूंगा। यू हैव टू राइट डाउन ए फोर्ट्रन प्रोग्राम जो रीड करे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, लैटिस कांस्टेंट को, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करके दे आपको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट होने के बाद वो फेर्मी एनर्जी, फेर्मी वेव वेक्टर, फेर्मी वेलोसिटी, फेर्मी टेम्परेचर, वो किसी भी मेटल के लिए निकाल के दे। तो एक कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखिए, और वो प्रोग्राम आपने अपलोड भी करना है, और इस टेबल के सारे नंबर्स को वेरीफाई करेंगे आप। इज द टास्क क्लियर? चलो, तो ये आपने करना है। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम पूरा हो गया। आप अपना अटेंडेंस फटाफट साइन कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई क्वेश्चन है तो तब तक आप पूछ सकते हो। ठीक है, वेल इफ देयर इज नो क्वेश्चन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम और आगे इसको पढ़ेंगे।
दैट्स ऑल।